नमस्कार। आज हम लोग सेकेंड सेम के लिए पढ़ा जाएगा। सेकेंड सेम में एनसीएफ 2005। चूँकि एनसीएफ 2005 जो है अक्सर हम लोग देखेंगे जो सीटेट का पेपर होता है, तो सीटेट के पेपर में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि 5 से 7 क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो ऐसा नहीं कि ये हम लोग कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है सेकेंड सेम के लिए ही इसको हम लोग सी टेट का पेपर दे रहे हैं, तो फोर्थ सेम के लिए भी या जो कोई भी टेट के हैं उनके लिए भी, टेट का जो कोई एग्ज़ाम देना चाहेगा उसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को सीखें। तो इसमें हम लोग सिद्धांत के बारे में सीखा जाएगा। जैसा कि मार्गदर्शी जो सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के, जैसा कि आप लोग जानते हो यशपाल कमेटी, जैसे इसमें हम लोग संक्षिप्त में बात किया जाएगा, जिसका मुख्य एक हम लोग कह सकते हैं मुख्य बिंदु इसमें जो इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है उसी के बारे में बात किया जाएगा। एनसीएफ 2005 पे एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जो थोड़ा सा वो बड़ा होगा, तो उसमें और उसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हम लोग बनाए हैं इस पर हम लोग वीडियो बनाया जाएगा कि जो मार्गदर्शी सिद्धांत है इसको कैसे हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो 5 मार्गदर्शी इसके सिद्धांत हैं। उन मार्गदर्शी सिद्धांतों को एक एक करके हमने एक पीडीएफ लिया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग देखने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आइए एक बार हम लोग वहाँ से देखते हैं और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखें, ये एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। पहला इसमें है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो नॉलेज है अक्सर हम लोग बच्चों में कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को वो समझ जाए, कैसे भी समझे ना समझे। एक और भी चीज़ है कि उसको हम लोग सिद्धांत को तो बता देते हैं लेकिन बाहरी जीवन से हम लोग नहीं जुड़ पाते। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर प्रैक्टिकल वे में हम लोग नहीं जा पाते हैं। जैसा कि आप लोग जॉन डेवी को देखे हो, जॉन डेवी का जब आपने थ्योरी पढ़ा था तो जॉन डेवी के थ्योरी में आपको ये मिलेगा कि कैसे हम लोग करके सीखने की बात करें। यानी जो भी ज्ञान है, बच्चों का नॉलेज है, उसको हम लोग उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बाहर जीवन से जोड़ने का तात्पर्य ये भी, जैसे अगर हम लोग बात करें, बच्चों को यदि हम गणित समझाना चाहते हैं, बच्चों को यदि हम अर्थशास्त्र समझाना चाहते हैं, बच्चों को यदि हम नागरिक शास्त्र समझाना चाह रहे हैं, तो बच्चों को हम लोग इतिहास समझाना चाह रहे हैं, तो उसको बाहरी ज्ञान से हम लोग जोड़ के आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे अगर बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाना है तो अक्सर हम उनको मार्केट में भेजते हैं, और मार्केट में जब भेजते हैं तो पैसे वो लेके जाएगा, कितने का क्या चीज़ लाया कितना नहीं लाया, वो उससे अपना एक कैलकुलेशन उसका अच्छा हो जाएगा। यानी जो उसको कैलकुलेशन हम लोग सिखा रहे हैं बुक पे, कॉपी पे, या प्रैक्टिस उसको करा रहे हैं, उसको हम क्यों ना बाहर से सिखाया जाए, यानी बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। उन चीज़ों को बाहर में यूज करें, कैसे हमको कैलकुलेशन करना है, कैसे हमको जोड़ना है, कैसे हमको घटाना है, कैसे हमको मल्टीपल करना है, ये यानी इन चीज़ों को बाहर के ज्ञान से जोड़ा। जब वो दुकान जाएगा तो सामाजिक स्तर पे वो भी सोचेगा किसके साथ हमको कैसे बात करना है, कहाँ पे हमको क्या करना है। पॉलिटिक्स भी समझेगा कि एक जो दुकानदार है वो कैसे हमको व्यवहार कुशल के तौर पे है, तो उसके जहाँ जाना हमको अच्छा लग रहा है, कैसे नहीं जाना अच्छा लग रहा है। तो इन सभी चीज़ों को, यानी बच्चों को जो कुछ हम लोग सिखाएं उसको हम लोग बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। इतिहास है, इतिहास यदि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो इतिहास के लिए ऐसा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बच्चों को हम लोग ले जाया जाए। उससे बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा और बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहेगा और उस पर वो तर्क कर पाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर बच्चों को यदि हम लोग पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण में यदि हमें प्रदूषण पढ़ाना है तो प्रदूषण को कैसे रोका जाए। एक एग्जाम्पल है, बच्चा कहीं से पढ़ के उन चीज़ों का जवाब दे पाएगा नहीं। अगर उसी को हम लोग ले जाए किसी नदी के पास और देखें कि बेटा ये नाला आ रहा है, जिससे ये नाला जो है नदी में मिलने से ये पानी प्रदूषित हो रहा है। अगर ये पानी पूरी तरह से दूषित हो रहा है तो पानी को हम लोग कैसे शुद्ध किया जाए, इसके लिए अब वो बच्चा अलग अलग तर्क करेगा, उसका बहुत सारा चिंतन होगा। नहीं, इस नाले को हम लोग इधर निकाला जाए, इसको ऐसे डैम किया जाए, ऐसे किया जाए, तमाम वो तर्क उसके माइंड में आएगा। तो यानी जो बच्चे का ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से हम लोग जोड़े, वैसे सिखाने का प्रयास करें। ठीक है, सेकेंड को अगर हम लोग बात करें, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। बिल्कुल, रूट मेथड जो है बहुत उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं ये समय तक, क्षणिक समय तक रहता है। जैसे आपकी मेमोरी जो है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। कोई चीज़ें आपकी स्मृति में बहुत लंबे समय तक रहती है और कोई चीज़ें इसमें आपकी स्मृति बहुत कम समय तक रहती है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बोलूँ, यदि आप कहीं मार्केट में हो
और आपकी वहाँ पे मोबाइल या घड़ी मिस हो जाए, तो आप जब भी मार्केट में उधर जाओगे तो ये आपको ध्यान रहेगा, यहाँ यहाँ मेरा घड़ी या मोबाइल मेरा मिस हुआ था, यहाँ मिस हुआ, और बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो यानी बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं, क्यों हम लोग रोट मेथड से सिखा रहे हैं? बच्चों को हमें यदि सिखाना है तो सिखाने के टाइम में हम लोग उनको आसानी से सिखाया जा सकता है, यानी कैसे, खेल के द्वारा भी सिखाया जा सकता है, और चीज़ों से भी सिखाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ आपको, आपके यहाँ जैसे एक पिट्टू गेम होता है, जिसको और जगह पे गिट्टी फोर भी कहते हैं लोग, जिसमें गिट्टियाँ सजाई जाती है, दो टीमें होती है, एक साइड गिट्टी को मारने वाले होते हैं और दूसरे सजाने वाले होते हैं, सॉरी दूसरे उसको रोकने वाले होते हैं। तो यानी गिट्टी सजाने की बात है, तो यानी एक टीम को हम लोग अल्फ़ाबेट सिखाना है, तो या हमको उनको काउंटिंग सिखाना है बच्चों में, तो उसको हम लोग कैसे सिखा सकते हैं? गिट्टियों पे हम लोग 1 to 10 करके ऐसे, या उनको हमको वीक का नाम दिखाना है तो 7 हम लोग गिट्टी ले, और उसको सजाने की बात करें जो संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे, यानी एक क्रम से इसको यदि आप सजाते हो तो आपका मान्य होगा, यदि नहीं सजाते हो तो नहीं मान्य होगा। जितने बच्चे खेल रहे हैं वो सीख जाएंगे खुद ब खुद, कोई रटाने की आवश्यकता नहीं। तो आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको हम लोग इस तरीके से लाया जाए जिससे रटन प्रणाली को खत्म करके बच्चे की खुद से तर्क करने की, चिंतन करने की क्षमता बढ़े, है ना। नेक्स्ट जो इसमें है थर्ड, पाठ्यचर्या, पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। हाँ, वर्तमान समय में हम लोग देखेंगे, जैसे आपके घर में भी हमारे घर में जो बच्चे हैं, उनका जो पढ़ने का तरीका है, जो उनका एक सिस्टम बना हुआ है, बैग बैग अगर उनका आप उठाओगे तो आज जिस आप क्लास में ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका उतना बैग का वेट नहीं होगा जितना उनका होगा। और अगर उसको आप खोल के देखना चाहोगे तो एक बच्चे के बैग में लगभग 8 से 10 आपको मिल जाएगा पुस्तकें, और 8 से 10 अगर पुस्तकें मिल रही हैं उसमें, सोचिए वो बच्चा कैसे, यानी बस पुस्तकों तक ही वो रह जा रहा है बच्चा, उसको बाहर ज्ञान मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में यदि बच्चे का हमें ज्ञान बढ़ाना है तो पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित हमें नहीं रहना है। बच्चे को हमें एक फ्रीडम देना है, ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि बच्चा सीख पाए। यानी आज हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करने की आवश्यकता है। पहले बच्चे के हमको फिजिकल डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचना था, वर्तमान समय में ये स्थिति आ गई है, बच्चा स्कूल गया, 6 बजे स्कूल निकला, आया 2 बजे, 3 बजे वो बैठ गया ट्यूशन वहाँ पे, 6 बजे फिर मम्मी के साथ बैठ गया पढ़ने के लिए, पापा के साथ बैठ गया बैठने के लिए। स्थिति ये कि सुबह से शाम तक वो पढ़ने में निकल गया, उसका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चों को बस अगर पाठ्य चर्चा तक ही अगर हम पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित रखते हैं तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? बच्चा ना सोसाइटी में जा रहा है, ना उसके पास अच्छे से इमोशंस डेवलप हो पाएंगे, ना वो मोरल वैल्यू डेवलप हो पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें उस तरह से बच्चे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट का हमें यानी पाठ्य पुस्तक से अलग भी हमें इतर होकर भी सोचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, जैसा कि आप लोग जानते हो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी यानी जो कक्षा कक्ष है उसको अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आज कहा जाए हम लोग शिक्षा के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल में है। अगर ये टीचर इन चीज़ों को नहीं जानता है, बच्चों को हमें अंताक्षरी खिलाना है, बच्चों को हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेना है, बच्चों को हमें खेल कराना है, बच्चों को हमें कोई रोल प्ले मेथड से कुछ कराना है, यानी बच्चों को कुछ भी इस तरह का अगर हम करा रहे हैं तो उसके लिए क्या हमारे पास उस तरह का एक प्लानिंग हो, उस प्लानिंग के साथ यदि हम करें तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। आज हम लोग देखेंगे मिड डे मील खाते हैं, बच्चे भग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे बस पुस्तकों तक हैं, बच्चे जो है उसी तक हैं। तो यानी गतिविधियों से यदि हम जोड़ेंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा, वो क्लास में रुकेंगे, लंबे समय तक रुकेंगे, और आपको कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि नहीं, हाँ हमारे साथ हमारे सर हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक टीचर का जो आज रोल है वो ऐसा रोल होना चाहिए कि वो कहीं से भी ऐसा न समझ में आए कि वो टीचर है, एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट्स, ऐसा नजर आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है पांचवा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ा पहलू है। वर्तमान समय में यदि हम लोग बोला जाए तो बच्चों में इस तरह का परिवार से भी संस्कार मिल रहा है या और जगह से संस्कार, उसमें पता ना कहाँ से पनप जा रहे हैं, हम लोग नहीं बहुत बड़ा कुछ इस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सच में कहा जाए तो राष्ट्रीय मूल्य क्या, हम लोग कहें कि नैतिक मूल्य भी एक तरह से बच्चों का खत्म होता जा रहा है। ऐसे में
भारतीय संस्कृति के तरफ भी अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में हमें इस तरह के मूल्यों को बच्चे में हमें डालने के लिए आज हमें गांधी जी के दर्शन को बताने की आवश्यकता है, आज हमें नेहरू जी के दर्शन को बताने की आवश्यकता है, आज हमें तिलक के दर्शन को बताने की आवश्यकता है, आज हमें ज्योतिबा फुले के दर्शन को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारे वैल्यू जो हैं उनसे कहीं ना राष्ट्रीय मूल्यों को किस तरह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, क्या क्या किसका रोल था, यानी कहाँ से कास्ट, कहाँ से धर्म, कहाँ से जाति, इन सभी चीज़ों को छोड़ के आज हमें बात करना है कि कैसे इन मूल्यों को हम लोग पाया जाए। तो इस तरह का हमें कार्य करना है, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदु है उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करने से बच्चों में इस तरह के स्किल डेवलप होंगे। ठीक है, तो आज जैसे हम लोग एनसीएफ 2005 का सिद्धांत पढ़ा है, तो एक दिन और इस पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। और एनसीएफ 2005 को अगर हम लोग एक दिन के लिए नहीं, हम लोग कहा जाए कि इसको लगातार यदि पढ़ते हैं 4-5 दिन तो ये कवर हो पाएगा। लेकिन अभी हम सिद्धांत पे ही हैं, तो सिद्धांत के बाद अगले दिन हम और भी कुछ टॉपिक करना चाह रहे हैं। तो इन सिद्धांतों को अगर जोड़ के हम लोग देखा जाए तो सीटेट या और किसी एग्जाम में, यानी इसको हम लोग एग्जाम देने में एग्जाम के टाइम में हमको बहुत सुविधा भी मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता है। और एनसीएफ 2005 के जो आधारशिला इसको कहा जाता है, जो ये 5 सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये आधारशिला कहा जाता है। इसी के आधार पे हर विषय का वर्णन किया गया है कि पर्यावरण को कैसे, विज्ञान को कैसे, भाषा को कैसे, भाषा में जैसे आप लोग जान लो सभी भाषाओं के लिए एक ही तरह की स्किल की बात किया हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से हमें कार्य करना है इस पर बहुत अच्छे से और भी हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है, किसी दिन और हम लोग किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।